चाहिए कैश का एक ऑप्टिमम लेवल रखना होता है जो आपके लिए बैलेंस बनाए रखे, यानी जब आपको क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी हो टाइम पर आप उसकी पेमेंट कर दो और आपका एक ऑप्टिमम सा बैलेंस बना रहे, यानी डिफॉल्ट इससे आप बच जाओ। लेकिन हम कैश क्यों रखते हैं, इसके क्या क्या मोटिव होते हैं आपके कैश रखने के? मोटिव ऑफ होल्डिंग कैश, सबसे पहले आया आपका, आप कैश क्यों रखते हैं, ठीक है। मोटिव ऑफ होल्डिंग कैश, देखो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई भी पर्सन कैश इसलिए रखता है क्योंकि उसके डेली के कुछ एक्सपेंसेस होती है, यानी कुछ ट्रांजैक्शंस होती है। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शनल रिक्वायरमेंट के लिए, यानी मोटिव क्या हुआ, ट्रांजैक्शनल मोटिव, जो डेली बेसिस की ट्रांजैक्शन है। फॉर एग्जांपल आप सभी भी कुछ ना कुछ कैश रखते हो एक्सेस में घर पे, है ना, किस लिए भाई, मतलब अगर ऐसे मान लो अगर हाउस होल्ड की बात करें तो वहाँ पर डेली एक्सपेंसेस लाइक जैसे दूध हो गया, आपकी वेजिटेबल्स हो गई, इस तरीके के एक्सपेंसेस के लिए, यानी ट्रांजैक्शंस बेसिस। इसी तरीके से जो बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस हो रही है डेली बेसिस पे, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कैश की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा होता है आपके पास क्या, स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेटिव मोटिव क्या है, मान लो ये ना ये हो जाए कि एकदम से कोई चीज़ रॉ मटेरियल सस्ता हो जाए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, क्या हो जाए, बिजनेस आपका एकदम से रॉ मटेरियल सस्ता हो जाए और आपको खरीदना हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप खरीद पाओगे, अदरवाइज नहीं। यानी कि आप स्पेकुलेशंस का यानी बेनिफिट्स उठाने के लिए किसी पर्टिकुलर सिचुएशंस का तो भी आप पैसा रखते हो। तीसरा आपके पास आया क्या, प्रिकॉशनरी मोटिव। देखो घर में कुछ पैसा रखा जाता है किसके लिए, कोई ना कोई मतलब मिस हैपनिंग हो जाए, कोई ना कोई ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ जाए, प्रिकॉशन पहले से ही सचेत, ठीक है। आपका क्या मोटिव हो गया, आपका प्रिकॉशंस रखने के लिए आप पैसा रखते हो। एंड फोर्थ वन इज आपका कंपनसेशन मोटिव। कंपनसेशन मोटिव, ये चार मोटिव होते हैं, एग्जाम में आता है कि कौन सा मोटिव है कौन सा नहीं है सेलेक्ट करना। तो ये बेसिकली चार मोटिव होते हैं आपके कैश को होल्ड करने, अपने पास रखने के। सबसे पहले क्या, ट्रांजैक्शनल डेली बेसिस पे जो ट्रांजैक्शन हो रही है। स्पेकुलेटिव, स्पेकुलेशंस के लिए मतलब कोई भी रॉ मटेरियल सस्ता हो गया, कोई पेमेंट आपको कम में आपको हो रहा है, कैश डिस्काउंट का फायदा उठाने के लिए, इसलिए। प्रिकॉशंस मोटिव का मतलब कोई भी, जैसे कोई भी भाई कुछ भी हो सकता है तो उसकी पहले से ही उसके लिए पैसा मैनेज करना। एंड फोर्थ कंपनसेशन, कंपनसेशन में क्या, आप मान लो कोर्ट में गए तो कोर्ट में हो सकता है कि आपको कुछ चार्जेस देने पड़ जाए लीगल पेपर के, बैंक में गए तो बैंक के चार्जेस, जैसे बैंक को आपको ओवरड्राफ्ट बनवाने, बैंक का मतलब आपने ड्राफ्ट बनवा लिया, ये सब चीज़ें आपको मतलब, हाँ इंश्योरेंस का जैसे हुआ आपके पास, डेली इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं आएगा, इंश्योरेंस के जैसे आपने निकलवाने के पॉलिसी बनवाने के लिए आपने दिया, इस तरीके से। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, आपको ना किसी से पेमेंट लेनी है और वो कहता है मैं आपके लिए दो ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके लिए कि वो आपको ना पेमेंट देगा चेक से, और दूसरा ऑप्शन है कि वो पेमेंट देगा आपको ड्राफ्ट से। तो आप इसमें से किसको प्रेफर करेंगे, या दोनों इक्वल है आपके लिए? हाँ जी बताओ, इसके बारे में आप क्या कहोगे? जब आप ड्राफ्ट इशू कर रहे हो तो ड्राफ्ट में पहले बैंक में पैसा जमा करना पड़ेगा पेमेंट के रिगार्डिंग कि इसके फेवर में इतने रुपए का ड्राफ्ट बना दो। मान लो आपने 10,000 रुपये का वो पेमेंट करनी है, तो पहले 10,000 के ऊपर जो भी चार्जेस लगे उसके साथ आपको बैंक को पेमेंट देनी होगी। बैंक फिर दूसरे के फेवर में लिखा होता है। देखा होगा अभी जब भी आप गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट है कोई फॉर्म भरते हो तो वो मंगाते हैं ड्राफ्ट। ड्राफ्ट मंगवाने का रीजन क्या है? यही रीजन है क्योंकि उसमें पेमेंट सिक्योर होती है। तो आप किससे पेमेंट लोगे? ड्राफ्ट से। हाँ जी, आया समझ में? ठीक है, तो आपको पेमेंट किससे लेनी चाहिए? ड्राफ्ट से पेमेंट लेनी चाहिए। तो ये चार आपके पास मोटिव होते हैं किसके? कैश को होल्ड करने के। ट्रांजैक्शनल, स्पेकुलेटिव, प्रोक्योशनरी और कंपनसेशन, बिल्कुल ऐसे ही आते हैं आपके पास। एक ना एक और क्वेश्चन आ जाता है, मान लो ये तो इसी तरीके से ना इन्वेंट्री का चलता है। इन्वेंट्री क्यों रखते हैं? वहां पर कंपनसेशन नहीं होते। ये तीन जो मोटिव है ये आपके किसके है? इन्वेंट्री होल्डिंग के। हम वहां पढ़ेंगे लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वो तीन होते हैं किसके? इन्वेंट्री के। चार आपके कैश के होते हैं। तो एज इट इज आता आपके पास। टेक्निकल, हाँ फेवर, कोई फेवरेबल सिचुएशन हुई, मैंने कहा ना कि रॉ मटेरियल आपको सस्ता मिलने लग गया, स्पेकुलेशन हो गया। नहीं, खुद का नहीं है, बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर आएंगे। अब एक वर्ड आता है टेक्निकल इंसॉल्वेंसी। टेक्निकल इंसॉल्वेंसी क्या होती है?
जब कोई कंपनी फंड की कमी के कारण वो उसमें इनएबिलिटी आ जाए, किसके लिए, टू पे शॉर्ट टर्म डेट, टू पे शॉर्ट टर्म डेट, तो उसको क्या बोलते हैं, टेक्निकल इंसॉल्वेंसी। टेक्निकल इंसॉल्वेंसी का मतलब समझ में आया कि उसके पास पैसे नहीं है जिससे वो अपनी शॉर्ट टर्म डेट को पेमेंट कर पाए। सो वो किस सिचुएशन में चली गई है, टेक्निकल इंसॉल्वेंसी की। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि हम कैश मैनेजमेंट क्यों करते हैं, यानी व्हाई वी मैनेज कैश, क्योंकि ना कैश की वो वैल्यू ज़्यादा करे ना कम, ऐसा इसके रीजन क्या है। तो देखते हैं सबसे पहले जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है कैश मैनेजमेंट के, ये तो थे मोटिव किसके, कैश के, कैश रखने के, और हम पढ़ रहे हैं अभी ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट वन इज टू पेमेंट क्रेडिटर्स एज पर शेड्यूल, जैसा शेड्यूल है उनको टाइम पर पेमेंट मिल गया, आपका डिफॉल्ट नहीं रहा, आप में आपकी कंपनी की गुडविल मेंटेन रही। और दूसरा है आपके पास टू मिनिमाइज या ऑप्टिमाइज, टू मिनिमाइज या आपका ऑप्टिमाइज क्या, कैश बैलेंस। ये दो ऑब्जेक्टिव है कि ना ज़्यादा होना चाहिए पैसा ना कम होना चाहिए, ये बैलेंस आपको ऑप्टिमम रखना है, और दूसरा आपने अपने क्रेडिटर्स को टाइम पर पेमेंट करनी है। हाँ भाई, आया समझ में, हाँ जी स्टूडेंट, दो ऑब्जेक्टिव पढ़े, तीन आपने चार ये पढ़ लिए कि हम कैश क्यों रखते हैं। अब आता है अगला, क्या, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग कैश नीड एंड लेवल ऑफ कैश। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो आपकी कैश की नीड को अफेक्ट करते हैं और कैश के लेवल को आपका अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था वर्किंग कैपिटल में, मैचिंग ऑफ कैश फ्लो, मैचिंग ऑफ कैश फ्लो। देखिए देखिए भाई, देखो क्या होगा, अगर आपका कैश इनफ्लो पहले आ रहा है कुछ टाइम पहले कैश आउटफ्लो से, अगर ये मैच कर रहा है तो आपको कम से कम, जितना कम टाइम पीरियड होगा इनमें कैश इनफ्लो और आउटफ्लो में, और जितने कम अमाउंट का डिफरेंस होगा उतना ही कम आपको कैश का बैलेंस रखना होगा, और जितना ज़्यादा इसमें गैप होगा, जितना टाइम पीरियड का गैप होगा, उतने ही ज़्यादा आपको कैश की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आज आपके पास आज आपको पेमेंट करनी है, पेमेंट आनी है 2 दिन के बाद, तो पैसा पहले अरेंज करना होगा, मतलब रखना होगा आपके पास पैसा, लेकिन आज आपके पास पहले पैसे आ रहे हैं, कल पेमेंट करनी है, तो कैश बैलेंस रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा, बैलेंस कितना आ रहा है, कितनी पेमेंट करनी, उसी हिसाब से आपको बैलेंस करना। नहीं, कैश की बात हो रही है, वो आप सोर्स हो रही है, ये वो अलग ही कंसेप्ट है, ये कैश की बात हो रही है। वर्किंग कैपिटल में कैश क्यों रखना है, ठीक है, रिटेन अर्निंग अलग कंसेप्ट है, यहाँ कंसेप्ट है सिर्फ कि कैश रखना है तो कितना रखना है। ठीक है, दूसरा आता है आपके पास नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। क्या होते हैं भाई, बताओ ये, हाँ जी बताओ। साल में भी कह सकते हो, कई साल में भी एक बार हो सकते है, जैसे घर बनाते हो, अब ये पूरी जिंदगी में एक जो आदमी है वो दो बार घर बना लेगा, कोई जो बहुत ज़्यादा रिच है वो 2-3 बार बना लेगा, पूरी ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ मैं। और भी ज़्यादा रिच है तो कुछ, चाहे मुकेश अम्बानी, वो भी ज़्यादा नहीं बनाता, वो घर रह रहा है, उसने रह रहा है, उसी में रह रहा है वो, या दूसरा बना लेगा, कहीं कहीं और बना लेगा। तो मतलब क्या है, ऐसे एक्सपेंसेस जो एक बिजनेस में बार बार रिपीट नहीं हो रहे, कभी कभी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई प्लांट लगाया गया, कोई आपने मशीनरी परचेज की गई, तो जिस ईयर कोई भी नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस किया जाएगा या जिस मंथ आपको ये एक्सपेंसेस करना है, उस वक्त आपको कैश की रिक्वायरमेंट कम होगी या ज़्यादा, हाँ जी बताओ। और इसके अलावा बाकी ईयर्स में आपको कम चाहिएगा पैसा। सो आपको ये देखना होगा कि कब आपको कैश का, मतलब कब आपका नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होगा और कितना करना है, कितना होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे कि कैश की रिक्वायरमेंट कितनी है। ठीक है, एक और इसके साथ कौन सी कॉस्ट एसोसिएटेड है, सबसे तीसरी आई आपके पास कैश शॉर्ट कॉस्ट, ये भी फैक्टर अफेक्ट करता है, कैश शॉर्ट
कोस्ट, ये कौन सी होती है? कैश की कमी के कारण, कैश की कमी के कारण आपको ना कुछ एक्सेस में पे करना पड़ा। फॉर एग्जांपल कैसे, आपको ये कहा गया आज आप पेमेंट कर दो, मान लो आपने किसी की 10,000 रुपये की पेमेंट करनी थी, ठीक है। अगर आप 10,000 रुपये क्यों, वो कह रहा है कि आज पेमेंट कर दें, हम आपसे सिर्फ 9,000 में ही पेमेंट करवा लेंगे, 1,000 रुपये का आपको बेनिफिट हो जाता। पहली बार आप कोई, आपके पास पैसे थे, अगर आप कोई चीज़ कैश लेते तो वो आपको मिल रही है कितने रुपए पर? 10 रुपये पर मार्केट में, लेकिन आप जानकार है, आपसे आपको उधार चाहिए, वो आपको 12 रुपये पर दे रहा है। तो ये भी किस वजह से हुआ है? आपके पास पैसे नहीं है तो आप 12 रुपये में खरीदने पे मजबूर है। तो ये क्या है? कैश की कमी के कारण एक्सेस में कॉस्ट उठानी पड़ रही है। तो ये भी फैक्टर अफेक्ट करता है कि भाई कोई कैश कॉस्ट हो रही है, कैश शॉर्ट कॉस्ट होगी या नहीं। अगर हो रही है तो कैश बैलेंस रखो, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। ये कंसेप्ट समझ में आया तीसरा भाई आपको? हाँ जी, आया समझ? ओके। उसके बाद आया आपके पास कॉस्ट ऑफ एक्सेसिव कैश। बताओ क्या कॉस्ट होती है एक्सेसिव कैश की? देखो जो वर्किंग कैपिटल है ना उसी का पार्ट है। ज़्यादा कैश होगा, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगी, इन्वेंट्री ज़्यादा होगी, उसी तरीके से आपको वो चीज़ें होंगी। दूसरा, पैसा अगर आपने घर पे ज़्यादा होल्ड कर लिया तो आप बैंक में जमा करते हैं, इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट का लॉस हो गया, तो ये भी उसका क्या होता है, ये भी आप देखोगे कि क्या क्या लॉस आपके, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है आपकी, आप बैलेंस आप खुद रख रहे हो, कैरिंग कॉस्ट क्या आ रही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आ रही है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। एक आपके पास आया मैनेजमेंट कॉस्ट, ये भी आपका देखा जाएगा कि भाई कब आपको पेमेंट करनी है। फॉर एग्जांपल आपके अपने एम्प्लॉयज़ की पेमेंट कब करनी है, कमीशन कितना देना है, तो ये सब भी आपका अफेक्ट करेगा। एक आपका होता है अनसर्टेनिटी, घर में पैसा रखा जाता है किस पर्पज़ के लिए, ये नहीं कहते घर में कुछ पैसे होने चाहिए, वो किस लिए, इसलिए होना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेन है ना। आजकल तो आपको पता है कि हार्ट वाली प्रॉब्लम है, इट्स जस्ट लाइक ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम है ना, किसी को भी सीने में दर्द होता है ऑलमोस्ट, इस तरह की सिचुएशन आजकल तो ज़्यादा ही होती है। तो इसलिए भी लगता है कि कुछ ना कुछ पैसा होना चाहिए। पहले नहीं होता था क्योंकि खाना पीना अच्छा था आप लोगों का सभी का, अभी तो कॉमन सी हो गई है कि अब एक ना, और एक और बात बताऊँ आपको, ठीक है, देखो कैसे होता है आपका। हाँ जी, देखो आगे आपने क्या पढ़ा अभी तक, आपने पढ़ा है कि अनसर्टेनिटी होती है। एक होता है पेमेंट ऑफ लोन, जिस ईयर आपको लोन की पेमेंट करनी है उस साल आपको ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जैसे कि इस बार ना इंडिया को ऑलमोस्ट 600 यूएस बिलियन की बाहर पेमेंट करनी है, मतलब सॉरी 200 यूएस बिलियन के अराउंड लोन वापस करना है पूरे वर्ल्ड को, लेकिन इंडिया वापस अरेंज कर लेगा। तो इस बार इंडिया को फॉरेन रिजर्व ज़्यादा चाहिए होंगे। तो इस बार मतलब ये क्या है, पेमेंट ऑफ लोन जिस ईयर ज़्यादा होगी उस ईयर आपको ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। और इस ईयर बहुत सारे रीजन इसके 1991 के लोन्स आपके ड्यू हो रहे हैं, इस तरीके के आपके बहुत सारा पेमेंट करना पड़ रहा है। फर्म की कैपेसिटी, देखो फर्म की कैपेसिटी कितनी है इमरजेंसी में, टू अरेंज इन इमरजेंसी, आपकी कैपेसिटी कितनी है इमरजेंसी में फंड्स को अरेंज करने की। अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है तो आप कम पैसा रख सकते हो बैलेंस, और आपकी कैपेसिटी नहीं है तो आप पहले से ही मेंटेन करके चलोगे कि आपको इतना बैलेंस आपको रखना है। ठीक है। इसके अलावा आप अपने कैश को कितना अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो। ठीक है। एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, ठीक है। एक आया आपके पास एटीट्यूड, किसका, ऑफ मैनेजमेंट टुवार्ड्स रिस्क, वो रिस्क लेना चाहता है या नहीं। रिस्क नहीं लेना तो पहले से अरेंज करके रखो, नहीं अगर आप ले सकते हो तो मत रखो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो ये थी आपके पास। एक आपका आया कैश साइकिल, जैसे ऑपरेटिंग साइकिल था ऐसे ही आपका कैश साइकिल है कि आपका जो डेटर्स है वो आपके पास कितने टाइम पीरियड में आपको कैश पेमेंट कर देगा। ये जितना कम होगा कम से कम पैसा रखा जाएगा, बड़ा होगा तो आपको ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा। तो ये वो फैक्टर्स है जो आपको अफेक्ट करता है लेवल ऑफ कैश एज वेल एज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कैश। ठीक है। क्या क्या था इसमें, आपने क्या क्या पढ़ा, आपका मैचिंग ऑफ कैश फ्लोज, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, कैश की शॉर्ट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एक्सेसिव कैश बैलेंस, आपकी जो मैनेजमेंट कॉस्ट है, अनसर्टेनिटी, पेमेंट ऑफ लोन्स, फर्म की कैपेसिटी और एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट और एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट एंड कैश साइकिल। ठीक है, ये था आपके पास। उसके बाद आता है आपके पास
कैसे आप कैश मैनेजमेंट करते हो या कौन कौन सी टेक्निक है कैश मैनेजमेंट की। देखिए टेक्निक्स ऑफ कैश मैनेजमेंट, कैसे कैसे कैश को आप मैनेज करते हो, क्या क्या आपके पास टूल्स एंड टेक्निक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया आपके पास। तो क्या क्या है कैश बजट, क्या क्या टेक्निक है, आप कैश बजट बना सकते हो। अच्छा एक बार बताओ क्या डिफरेंस है कैश बजट वर्सेस कैश फ्लो स्टेटमेंट। हाँ जी बताओ क्या फर्क है दोनों में, कैश बजट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में डिफरेंस बताओ क्या है आपका। ठीक है आपने कहा ये कैश बजट फ्यूचर के लिए, ये आपका पास्ट के लिए। कैश बजट एक बार क्यों बनता है, हर महीने बना लो। कैश बजट आपके लिए क्या होता है, फ्यूचर के लिए बनता है कि क्या क्या इवेंट होंगे, कहाँ से पैसे आएंगे। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये क्या होता है आपका पास्ट एक्टिविटीज पे। तो देखो ये तो क्या होता है एक्सपेक्टेड चीजें होती है ना, और ये क्या होती है आपकी एक्चुअल, ये चीजें तो हो चुकी है पास्ट में। ठीक है इसका मैनेज क्या होता है, कैश को मैनेज करना, और इसका ये होता है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये देखना कि कितना कैश फ्लो कहाँ से आया, किस एक्टिविटी से आया, कहाँ गया, इस तरीके से। तो दोनों में डिफरेंस है। तो ये दोनों ही टेक्निक है कैश मैनेजमेंट की। कैश का बजट कैश बजट से कर सकते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बीच बाद एनालिसिस कर सकते हो कि कितना कैश आ रहा है, कौन सी एक्टिविटी से आ रहा है, कौन सी एक्टिविटी में जा रहा है। तो यहाँ पर आप एनालिसिस कर सकते हो। तो पहले तो क्या हुआ कैश बजट, दूसरा आपने क्या बनाया कैश फ्लो स्टेटमेंट, और तीसरा आपके पास आ गया कैश फ्लोज रेशियोज। बहुत सारे रेशियोज है जो कैश फ्लो के बेसिस पे काम करते हैं। एंड फोर्थ वन इज कैश मैनेजमेंट मॉडल। बस ये आपने मेन करना है ये वाला, आगे देखेंगे। एक तो ये क्वेश्चन है आपका कि कौन कौन सी टेक्निक है कैश मैनेजमेंट की। एक क्वेश्चन आता है कैश बजट बनाने की कौन कौन से मेथड्स है। ठीक है हमने क्या पढ़ रहे हैं कैश बजट के, बहुत बार आ चुका है। तो कौन कौन से आपके पास, सबसे पहले क्या है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड। ठीक है दूसरा इनकम एंड स्टेटमेंट, जिसको आप एडजस्टेड P&L बोल सकते हो। और तीसरा आपके पास बैलेंस शीट मेथड, बैलेंस शीट। ये दोनों आपको शॉर्ट टर्म बजट बनाने में काम हेल्प करेगा। दोनों क्या है शॉर्ट टर्म, और ये लॉन्ग टर्म। हाँ जी समझ में आया कैश बजट कैसे बनेगा, क्या क्या टेक्निक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट, कितना रिसिप्ट आया आपके पास, कितनी पेमेंट आई है, उन दोनों का बैलेंस आप चेक कर सकते हो, कितने डिफरेंसेस आया। एक आपकी इनकम स्टेटमेंट, जिसको आप एडजस्टेड P&L बना बोल सकते हो, कि आप ये देखोगे कि पिछले साल का P&L उठा के उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करके देख लोगे इस बार क्या क्या काम हो सकता है, क्या क्या, वहाँ से भी पता लग जाएगा कैश रिक्वायरमेंट। एंड थर्ड इज बैलेंस शीट मेथड। हाँ जी आया समझ में। हाँ जी स्टूडेंट ठीक है। तो ये तीन मेथड थे आपके कैश बजट बनाने के। ठीक है अब आता है कैश मैनेजमेंट मॉडल। कैश मैनेजमेंट मॉडल में सबसे पहले आता है, ये इंपॉर्टेंट आपका कैश मैनेजमेंट मॉडल में सबसे पहले कौन सा है, बामोल का मॉडल। कब आया 1952 में बामोल का मॉडल। क्या कहता है ध्यान से सुना, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है ये कैश मैनेजमेंट का। एक एक बात ध्यान से सुनना, क्या कहता है। ये कहता है दो, पहले तो आप यहाँ ये देखोगे कौन कौन सी कॉस्ट एसोसिएटेड होती है कॉस्ट कैश के साथ। एक तो होती है भाई आपकी कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। दूसरी आप इसी को बोल सकते हो क्या, होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है कैरिंग कॉस्ट और आपका दूसरा होल्डिंग कॉस्ट। आ जाओ ठीक है। दूसरी आपकी बनती है क्या, नहीं सॉरी ये भी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही है।
दूसरी आपकी है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। देखो क्या होती है, अगर आपने पैसा खुद रख लिया अपने पास तो उससे आप अगर मान लो कई पैसे लगाते तो उससे जो इंटरेस्ट आता उसका कर दिया आपने सेक्रीफाइस, यानी उसको कैरी करने से, पैसा खुद रखने से आपने जो होने वाली इनकम उसको कर दिया है सेक्रीफाइस। तो ये क्या होगी, कैरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, और इसी को क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि आपने उस अपॉर्चुनिटी को खो दिया है। जैसे बैंक में पैसा जमा करते तो वो आपका अब आपके पास नहीं है क्योंकि आपके पास कैश था। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब होता है आपने मान लो पैसा लगा दिया सिक्योरिटीज में, तो सिक्योरिटीज में पैसे लगाने से कितनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ रही है, उसको वापस कन्वर्ट करने में कितनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट, यानी हर बार ट्रांजैक्शन करने से आपकी क्या कॉस्ट आ रही है, वो क्या होगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है आपने पैसा रखा जो आपने अपॉर्चुनिटी सेक्रीफाइस, मतलब अपॉर्चुनिटी थी उसको सेक्रीफाइस कर दिया, यानी कैरिंग कॉस्ट मीन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड सेकेंड वन ट्रांजैक्शन कॉस्ट मीन किसी भी ट्रांजैक्शंस को, मतलब कैश को इन्वेस्ट करने की और इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट करने की जो भी कॉस्ट लगी वो आपकी क्या होती है, क्या होती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। हाँ जी स्टूडेंट, दोनों को समझ में आ गई, अभी बताओ। ट्रांजैक्शंस मीन कन्वर्जन ऑफ कैश इनटू सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट इनटू कैश, वाइल कैरिंग कॉस्ट जो आपने सेक्रीफाइस कर दी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आपकी होती है वो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बामोल की क्या स्टेटमेंट है, ये कहता है आपका ऑप्टिमम जो कैश बैलेंस होगा, ऑप्टिमम जो कैश बैलेंस होगा वो वहां पर होगा जहां पर आपकी कैरिंग कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कैरिंग और दूसरी कौन सी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कैरिंग और ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, इक्वल, एक दूसरे के इक्वल होगी, वहां पर आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ कैश क्या होगी, एज पर बामोल मॉडल। देखो क्या कहता है, बामोल मॉडल के अकॉर्डिंग आपका ऑप्टिमम कैश बैलेंस, ऑप्टिमम कैश बैलेंस वहां पर होगा जहां पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट इक्वल हो जाएगी, कहां पर, कैरिंग कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वहां पर क्या होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ कैश क्या होगी, मिनिमम। ठीक है, देखो ज्यादा पैसा रखोगे अपने पास, सारा पैसा रख लिया, ये भी स्टेटमेंट आ सकती है, सारा पैसा खुद रख लिया, कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी ये जीरो, कोई ट्रांजैक्शन नहीं करनी। आपने सारा पैसा कर दिया इन्वेस्ट, तो कैरिंग कॉस्ट तो होगी नहीं, सारी की सारी क्या होगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो ये कहता है ना तो सारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट करनी, ना ही आपको सारी कैरिंग कॉस्ट करनी या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करनी, आपको क्या करना, मेंटेन ए बैलेंस जहां पर दोनों इक्वल हो जाए एक दूसरे के। तो ये होता है, और इसको आप ऐसे लिखोगे, देखो इसका जो ग्राफ बनेगा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वो इस तरीके से होती है, ये तो हो गई आपकी, इस तरीके से लिख सकते हो आप, ये मान लो आपने मान ली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और ये आपने मान ली क्या, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है सॉरी आपकी, और ये आपकी क्या हो गई, कैरिंग कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कहता है देखो जब आपकी कैरिंग कॉस्ट हाई है, मैक्सिमम है, तो ये मिनिमम है, और जब आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपकी एक मैक्सिमम है तो ये मिनिमम है। ये कहता है इस लेवल को आपका कैश चाहिए, ये वाला लेवल, ये क्यों चाहिए आपको, क्योंकि जब ये होगा, ये हुआ आपका ऑप्टिमम कैश लेवल, इतना कैश चाहिए आपको। ठीक है, ऑप्टिमम कैश बैलेंस, और यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा ये क्या, ये आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ कैश। इस पॉइंट पर क्या है, इस वाले पॉइंट पर देखो, ये जो पॉइंट बना आपके पास, ये आपका है ऑप्टिमम कैश बैलेंस, इतना कैश होना चाहिए। क्या कहता है ये, यहां पर आपकी दोनों कॉस्ट एक दूसरे के इक्वल होगी और आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ कैश वो आपकी मिनिमम होगी। एज पर बामोल मॉडल क्या है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट
इक्वल होनी चाहिए, वहाँ पर आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ कैश वो मिनिमम होगी। यही आपका ऑप्टिमम कैश बैलेंस है। ठीक है, आपके पास जब आपके पास ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ रही होती है तो आपका ऑप्टिमम बैलेंस आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट में ऐसे ही मिलेगा, आपने सोचना है कि क्या करना है। दूसरा क्वेश्चन आया, जब आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो गई तो ऑप्टिमम बैलेंस क्या रखेगा, यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे। बात आई कैरिंग कॉस्ट की। कैरिंग मतलब इंटरेस्ट रेट, कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट कितना मिल रहा है उस पर। ठीक है, अब मान लो आपकी इंटरेस्ट रेट या जो कैरिंग कॉस्ट है, इंटरेस्ट रेट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये ना आपकी हो रही है कम। बताओ ऑप्टिमम कैश बैलेंस क्या होगा? हाँ जी बताओ, ज़्यादा रखोगे या कम? ऑप्टिमम कैश बैलेंस मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, वो आपकी कम हो गई है। कैश ज़्यादा रखोगे या कम? एज कंपेयर टू ऑप्टिमम कैश बैलेंस जो आपने पहले कैलकुलेट किया, उससे कम कॉस्ट हो गई है। ठीक है, तो मुझे बताओ कैश बैलेंस ज़्यादा रखोगे या कम रखोगे? ऑनलाइन बताओ भाई आप स्टूडेंट, क्या होगा? कैरिंग कॉस्ट आपकी अब कम हो गई है, आप बैलेंस ज़्यादा रखोगे या कम कर दोगे? कम रखोगे। और कोई बताओ भाई, शाबाश गरिमा, बता क्या करोगे आप? कम रखोगे। ठीक है, सना? कम रखोगे। अरे देखो आप क्या है, इंटरेस्ट रेट कम हो रही है, मार्केट से पैसा रिटर्न कम आ रही है, इसकी कॉस्ट कम हो रही है, आप पैसा ज्यादा रखोगे। ज्यादा नहीं रखोगे, इंटरेस्ट पहले ज्यादा मिल रहा था अब कम मिल रहा है, ऐसा ऐसा अपना खुद ही रख लोगे, ऑप्टिमम कैश बैलेंस बढ़ नहीं जाएगा। देखो ट्रांजैक्शन कॉस्ट और ऑप्टिमम कैश बैलेंस में पॉजिटिव रिलेशनशिप। ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ी तो आपने खुद ज्यादा पैसा रख लिया। अब यहां पर मान लो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती बैंक में तो आप पैसा ज्यादा रखते ना, अभी इंटरेस्ट रेट कम हो रही है, क्या करोगे? क्या करोगे? अपने पास ज्यादा और इन्वेस्टमेंट कम, और इंटरेस्ट रेट ज्यादा होती तो ज्यादा इन्वेस्ट करते पैसा, आप ट्रांजैक्शन ज्यादा करते। तो देखो पहली बात तो देखो, मान लो ऑप्टिमम कैश बैलेंस था ना जब आपकी इंटरेस्ट रेट थी 4%, जब आपका निकल के आया, अब ये घट के हो गई है 2%। अब आपकी क्या है, ट्रांजैक्शन जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कम हो गई है। सो ज्यादा पैसा खुद रखो क्योंकि कम लॉस हो रहा है आपको, है ना। इंटरेस्ट रेट ये जाती इंक्रीज, ये 8% हो जाती, तो अब ज्यादा आप इन्वेस्ट करते, ऑप्टिमम कैश बैलेंस आपका कम होता। आई बात समझ में? अभी देखो क्या समझ में आया आपको कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है और अपॉर्चुनिटी ऑप्टिमम बैलेंस है, इस दोनों में तो है पॉजिटिव रिलेशनशिप, एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और ऑप्टिमम कैश बैलेंस है उसमें आपका इनवर्स रिलेशनशिप। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन opportunity cost and optimum cash balance, and there is a positive relationship between transaction cost and optimum cash balance। किसी स्टूडेंट को अभी भी कोई डाउट है तो पूछ सकता है, या क्लियर है तो फिर मैं आगे करता हूँ। जी बताओ, ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है, चलो बहुत अच्छे। ये मॉडल इसी तरीके से कहता है, और इसमें ना दो अजम्पशन हो रहे भाई। इसकी अजम्पशन नंबर फर्स्ट की जो फर्म की जो कैश रिक्वायरमेंट है वो पता है। आपकी जो अजम्पशन क्या है, अजम्पशन नंबर फर्स्ट क्या है? फर्म की जो कैश रिक्वायरमेंट है टू बी नोन विद सर्टेनिटी, आपको पता है कि इतना आपको कैश की रिक्वायरमेंट पड़ेगी फंड को। कैश जो आपका रिक्वायरमेंट है, एनुअल कैश इनफ्लो जो भी आपके पास है, और दूसरा है रेट ऑफ यूज इज कांस्टेंट। दूसरा आप सेम रेट से उसको यूज करोगे, मतलब हर महीने 10,000 रुपये यूज कर रहे हो ना,
तो आप हर महीने ही 10,000 यूज करोगे। रेट ऑफ यूज इज कांस्टेंट, उसकी रेट जो है मतलब हर महीने 10,000 लगने, तो 10,000 आप इस पर लगाओगे। तो बेसिकली ये आपका ये फर्स्ट मॉडल था बामोल मॉडल। बामोल मॉडल के अकॉर्डिंग आपका ऑप्टिमम कैश बैलेंस वहाँ पर होता है जहाँ पर होल्डिंग कॉस्ट एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक दूसरे के इक्वल हो जाए, वहाँ पर टोटल कॉस्ट मिनिमम होगी, वही आपका ऑप्टिमम कैश बैलेंस होगा। और देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड ऑप्टिमम कैश बैलेंस एंड नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन कैरिंग कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी भी बोल सकते हो, एंड ऑप्टिमम कैश बैलेंस। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखो ऑप्टिमम कैश बैलेंस एज पर दिस मॉडल ऑप्टिमम कैश बैलेंस इक्वल टू 2a क्या आएगा ऊपर, ट्रांजैक्शन कॉस्ट डिवाइड में कैरिंग या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ए का मतलब आपका एनुअल रिक्वायरमेंट भी हो सकता है, मंथली रिक्वायरमेंट भी हो सकता है, और टी का मतलब हर ट्रांजैक्शन पे कितनी कॉस्ट पे कर रहे हो, और सी और ओ का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट कितनी मिलेगी आपको कैश पर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया है, कोई डाउट है नहीं इसमें अभी आपको। अभी नेक्स्ट जो मॉडल आया आपका वो है आपका मिलर और ओर मॉडल। देखो इसकी ना एक सबसे बड़ी लिमिटेशन तो ये थी, जो इसकी एजम्पशन है, ये मानता है कि जो रेट ऑफ यूज है वो कांस्टेंट है। अब हर महीने आपको इक्वल पैसे थोड़ी लगता है, किसी में महीने में ज़्यादा लग गए, किसी में कम लग गए। तो इसके लिए आपके पास आ गया मिलर और ओर मॉडल, मिलर ओर मॉडल। दूसरा मॉडल क्या आपका मिलर ये क्या कहता है, ये कहता है कि कोई रेट ऑफ जो यूज है आपकी वो आपकी फ्लक्चुएट होती रहती है, डेली बेसिस पे वेरिएबिलिटी आती रहती है, लेकिन आपका एक ऑन एन एवरेज आपका जो कैश बैलेंस है वो आप निकाल लेते हो कि आपको इतना एवरेज कैश बैलेंस की आपको रिक्वायरमेंट होती है हर दिन। ठीक है, क्या कहा आपने, अगर आपके पास क्या हुआ इतने की रिक्वायरमेंट है पैसे की, इससे ज़्यादा कैश बैलेंस हो रहा है तो आप कर दीजिए इन्वेस्टमेंट, और इससे कम आपके पास पैसा हो रहा है तो आप क्या कर दीजिए, उन इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर लीजिए, और आप क्या कर लीजिए, उसके पैसा लेके अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लीजिए। मेरी बात ध्यान से सुनो, ऑप्टिमम कैश बैलेंस से ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो सिक्योरिटीज़ को सेल कर दो। पहले क्या कह रहा है, आपके पास पैसे ज़्यादा है, मतलब अब इतना पैसा चाहिए, इस वक्त ज़्यादा पैसा है, तो क्या कर दो, इन्वेस्ट कर दो। जैसे ही रिक्वायरमेंट है उसको सेल करके फिर से पैसे ले आओ। मेरी बात समझ में आई? तो आप इसमें 3 लिमिट निकालते हो, ये हुआ आपका एवरेज, और ये आपने निकाल लिया क्या, मैक्सिमम, और ये क्या निकाल लिया आपने, मिनिमम। मैक्सिमम निकाल लिया आपने, क्या निकाल लिया, मिनिमम निकाल लिया। ठीक है, उससे पहले आप ये बताओ आपने अजम्पशन क्या पढ़ी थी उसकी, उस मॉडल की। हेलो, हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? एक बार मैं क्लास ले लूँ, नवीन करूँ फोन पे, ठीक है। हाँ भाई, क्या बताया मैंने आपको? हाँ जल्दी बोल, नहीं पता, निशा बोल फटाफट। आपके पास क्या हुआ, अगर आपके पास इन्वेस्ट सरप्लस कैश आ गया तो आप उसको इन्वेस्ट करोगे। तो कहता है कि आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्टिंग कैश सरप्लस, कैश आपके पास जो सरप्लस है उसको जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ें देखोगे। सबसे पहले देखोगे आप क्या क्या फैक्टर है, सबसे पहले देखोगे मैच्योरिटी। मैच्योरिटी कैसे, देखो आपके पास आज ज़्यादा पैसा है, आपके पास, आपको ना ये पैसा वापस रिक्वायरमेंट होगी कब, आपको पड़ेगी 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को पैसा चाहिए, आज तारीख कितनी आपके पास, 2 जून। ठीक है, आपके पास कुछ आपके पास है, कुछ आपके पास प्लान है कि इसमें पैसे लगा सकते हो, XYZ।
एक्स ना जो आपका ड्यू हो रहा है, मतलब आपका मैच्योर होगा, वो होगा आपका मान लीजिए सितंबर 25, ये आपका मैच्योर हो रहा है जुलाई में, और ये आपका मैच्योर हो रहा है नवंबर में। बताओ आप किस में पैसे लगाओगे? मैच्योरिटी की कंसेप्ट है कि आप जब पैसा कहीं, जब आपके पास सरप्लस में पैसा है उसको कैसे इन्वेस्ट किया जाएगा। तो मैंने कहा आज आपके पास ज़्यादा है, 3 ऑप्शन आपके पास। पहला ऑप्शन है कि आज पैसे लगाओ, 25 सितंबर को वापस मिल जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन है जुलाई में पैसे मिल जाएंगे, 25 जुलाई को पैसे मिल जाएंगे और नवंबर 1 को मिल जाएंगे। 3 ऑप्शन है, और आपको पैसे की रिक्वायरमेंट 1 अक्टूबर को। पैसा किस में लगाओगे? एक्स वाई जेड में से। सितंबर मतलब एक्स में लगाओगे ना। जुलाई में क्यों लगाओगे? जुलाई से तो अभी महीना बाकी है, आपका लॉस होगा। अब ये देखोगे मैच्योरिटी कब हो रही है। हाँ तो मैंने ये जुलाई में क्यों लगाओगे सब, ठीक है। सितंबर में लग गया। फर्स्ट आपने पॉइंट क्या कंसीडर किया? मैच्योरिटी। दूसरा आपका ना, इसी को मैं और कंसीडर कर लेता हूँ, ये तो ये प्लान हो आपके पास। दूसरा आता है अमाउंट। आपके पास फंड है एक्सेस में कितना? आपके पास फंड है एक्सेस में 1 लाख रुपए, ये ज़्यादा है। और ये जो एक्स वाई और जेड, इस कंसेप्ट को अभी भूल जाना, ये समझ में आ गया आपको। अभी इसकी अलग ही चीज़ चलेगी, एक्स वाई जेड। इसमें फंड की हाँ क्या कह रही है? ठीक है, ठीक है। एक्सेस आपकी 1 लाख है, एक्स में आपको फंड की जो रिक्वायरमेंट है वो 85,000, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है 99,000, और जेड में आपको इन्वेस्ट करना है 1,03,000 रुपये। बताओ किस में पैसे लगाओगे आप? सरप्लस है 1 लाख का, एक्स में 85,000 इन्वेस्ट कर सकते हो, वाई में 99,000 और जेड में आपको 1,03,000। किस में लगाओगे पैसा? वाई में, क्योंकि यही क्लोज है, इसी में आपका पैसा मोस्टली इन्वेस्ट हो रहा है। तो सेकंड आपने अमाउंट की कंसेप्ट देख ली, पहले आपने किसकी देखी थी? मैच्योरिटी की, ठीक है। तीसरी बात आई आपके पास रिटर्न की। रिटर्न भी तो देखेंगे ना, एक्स वाई जेड। ये जो पैसा रिटर्न दे रहा है एक्स में, आपको जो बेनिफिट हो रहा है वो तो हो रहा है 15,000 का, और ये हो रहा है आपके पास 14,000 का, और ये हो रहा है 16,000 का। तो किस में पैसा लगेगा? तो जेड में देख लिया, ठीक है। एक और फोर्थ आया आपके पास, फोर्थ आया डिफॉल्ट रिस्क। ये फोर्थ पॉइंट है, मतलब अब रिस्क किस में ज़्यादा है? एक्स वाई और जेड। एक्स ना आपका हाईली रिस्की है, एक्स आपका हाईली रिस्की है, ये इसमें लो रिस्क है और इसमें मॉडरेट रिस्क है। तो देखो रिस्क, जो इन्वेस्टर होते हैं हमेशा रिस्क अवर्जर होता है, तो किस में करेगा? लो रिस्क। तो 4 पॉइंट मेनली आप कंसिडर करते हो। फर्स्ट पॉइंट, उसकी मैच्योरिटी कब है। सेकंड, कितने अमाउंट की इन्वेस्टमेंट है। तीसरा, रिटर्न कितनी आ रही है। और फोर्थ आपका रिस्क कितना है। तो ये 4 फैक्टर आपने कंसीडर करने होते हैं। हाँ सर, जो ये रिस्क बताया आपने वाई जेड का, हाँ, ये ऊपर जो इसके अकॉर्डिंग बताया आपने? नहीं ऐसे ही बता दिया, ये तो मैंने अलग अलग कंसीडर किया है। ये चारों फैक्टर्स एक साथ कंसीडर करके तब आप अपना डिसीजन लेते हो। अभी तो मैंने आपको अलग अलग करके बताया है कि कैसे कैसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये 4 आपको पॉइंट ध्यान में रखते हुए आपको आगे काम करना है। और अगली क्लास का टाइम हो गया है, सो अभी हम पॉज करते हैं।